तो क्या आप लोग भी 65,000 के बजट के अंदर में 1440p गेमिंग पीसी ढूंढ रहे हो? वैसे तो इस बजट के अंदर में 1080p गेमिंग पीसी बिल्ड होता है, लेकिन मैं आपको 65,000 के बजट के अंदर में 1440p गेमिंग पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा और आप उस पीसी पर लेटेस्ट ट्रिपल गेम 1440p 80 to 90 fps पर खेल पाओगे। वहीं अगर आप इस पीसी पर एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो ये पीसी आपको 1080p या फिर 1440p लेवल का एडिटिंग आराम से करवा देगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी बिल्ड के अंदर मैं पार्ट्स कौन कौन से यूज करने वाला हूँ। तो इस पीसी के अंदर प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूँ Ryzen 5 5600F और ये प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये प्रोसेसर आपको 11 से 12 हजार रुपए में मिल जाएगा। वैसे यूज करने को तो मैं Ryzen 5 5500 भी यूज कर सकता था और वो प्रोसेसर मेरे को कम प्राइस में भी मिल जाता, लेकिन उस प्रोसेसर के अंदर हमें सिर्फ PCIe 3.0 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब कल को अगर मैं Gen 4 SSD या फिर Gen 4 कोई ग्राफिक कार्ड पेयर करता हूँ तो वो फुली यूटिलाइज नहीं होता और इसीलिए मैं Ryzen 5 5600F के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हमें PCIe 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी ये प्रोसेसर F सीरीज के साथ में आता है तो इसके साथ में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपका पीसी आपको डिस्प्ले देगा। बिना ग्राफिक कार्ड के आपका पीसी आपको डिस्प्ले नहीं देगा। वही अगर मैं Ryzen 5 5600F को कंपेयर करूँ Ryzen 5 5600 से तो अपना 5600F थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन है 5600 का। दोनों प्रोसेसर में बस खाली क्लॉक स्पीड का डिफरेंस है, बाकी दोनों प्रोसेसर एज इट इज सेम है। प्राइसिंग में Ryzen 5 5600F आपको सस्ते में मिल जाएगा और 5600 आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिल रहा है। बाकी ये प्रोसेसर आपको आराम से 1440p लेवल का गेमिंग और 1440p लेवल का एडिटिंग भी आराम से करवा देगा अगर आप अच्छा सा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तो। बाकी इस प्रोसेसर के लिए आपको अलग से कोई एयर कूलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका स्टॉक कूलर ही इसके लिए मोर देन इनफ है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर के लिए हमें मदरबोर्ड कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने जो इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड यूज किया वो है MSI का A520 मदरबोर्ड। वही अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मदरबोर्ड आपको 5 से 5,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस मदरबोर्ड के अंदर एक कमी है कि ये मदरबोर्ड सिर्फ PCIe 3.0 को ही सपोर्ट करता है। मतलब भले ही आपका प्रोसेसर क्यों ना PCIe 4.0 को सपोर्ट करे, लेकिन अगर आप उस प्रोसेसर के साथ में PCIe 3.0 का मदरबोर्ड पेयर करोगे तो आपका प्रोसेसर भी PCIe 3.0 के स्पीड पे ही चलेगा। मतलब अगर आप चाहते हो आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों PCIe 4.0 पे चले तो दोनों का PCIe 4.0 का सपोर्ट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो मेरा Ryzen 5 5600F है वो PCIe 4.0 को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा A520 मदरबोर्ड सिर्फ PCIe 3.0 को ही सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हमें PCIe 4.0 वाला मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा और वो मदरबोर्ड है P550 मदरबोर्ड और ये मदरबोर्ड थोड़ा कॉस्टली है कंपेयर टू A520 मदरबोर्ड से। A520 मदरबोर्ड आपको 5,000 के आसपास में मिल जाएगा। वहीं अगर मैं B550 मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो वो मदरबोर्ड आपको 10,000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा और आप इस मदरबोर्ड में Ryzen 5000 सीरीज में Ryzen 7 5700X प्रोसेसर लगा सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप B550 मदरबोर्ड यूज करते हो तो आपको पीसी का प्राइस भी बढ़ेगा, तो पहले ही बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं आपको A520 मदरबोर्ड बाय करना चाहिए कि B550 मदरबोर्ड बाय करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका बजट बिल्कुल एकदम टाइट है कि आप एक भी रुपए घटा बढ़ा नहीं सकते हो तब तो आप A520 मदरबोर्ड के साथ में जा सकते हो। वहीं अगर आप अपना पीसी का बजट आराम से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंधा पैसा है आपके पास, तो आप B550 मदरबोर्ड के साथ में जा सकते हो। B550 मदरबोर्ड में आपको फ्यूचर प्रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा और A520 में आपको फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग कौन सा मदरबोर्ड बाय करने वाले हो। वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 4DDIG डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प के थ्रू अपने डिलीटेड फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर करप्ट स्टोरेज डिवाइसेस से भी डाटा रिकवर कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ। बाकी इसका यूआई बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी इसको आराम से यूज कर सकता है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक 16 GB का पेन ड्राइव है जिसके अंदर मेरे कुछ फोटोज और वीडियोस थे और उसको मैंने गलती से डिलीट कर दिए थे। सबसे पहले मैं आपको पेन ड्राइव पीसी के अंदर में लगा के दिखा देता हूँ कि हमारे पेन ड्राइव के अंदर में कोई भी डाटा नहीं है। तो पेन ड्राइव का डाटा रिकवर करने के लिए आपको 4DDIG डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है एंड देन आपको जिस भी ड्राइव या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज से डाटा रिकवर करना उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पेन ड्राइव का नेम है न्यू वॉल्यूम जी और इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा आपको किस टाइप का डाटा रिकवर करना है। तो मेरा तो बस फोटो और वीडियो था, तो मैं फोटो और वीडियो को सिलेक्ट करके डाटा रिकवरी स्कैन स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी इसका डाटा रिकवरी स्कैन कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। और हाँ, एक जरूरी बात, आप 2 GB तक फ्री डाटा रिकवर कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर का डाटा रिकवर करना चाहते हो तब आपको इनका पेड प्लान परचेज करना होगा। A few moments later. और यार 10 मिनट वेट करने के बाद हमारा डाटा रिकवरी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डाटा को सिलेक्ट करके रिकवर कर लेना है किसी फोल्डर में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे जितने भी सारे फोटोज डिलीट हुए तो वो सारे रिकवर हो चुके हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लाउड स्टोरेज का भी डाटा रिकवर कर सकते हो। बाकी आप अपने क्रैश पीसी या फिर लैपटॉप का भी डाटा रिकवर कर सकते हो। प्लस आप अपने NAS और रेड का भी डाटा रिकवर कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फाइल रिपेयर का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फोटो या फिर वीडियो करप्ट हो चुका है तो आप उसको रिपेयर करके दोबारा रिकवर कर सकते हो। प्लस इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको AI फीचर भी देखने को मिल जाएगा, वीडियो इनहेंसर, इमेज इनहेंसर। बाकी इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो जो नेक्स्ट पार्ट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है रैम। तो रैम मैंने इस पीसी के अंदर सिंगल स्टिक 16 GB DDR4 रैम यूज किया है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। वही अगर मैं सिंगल स्टिक 16 GB DDR4 रैम के प्राइस के बारे में बात करूँ तो वो रैम आपको 10 से 11 हजार रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का रैम बाय करते हो। वही अगर आप रैम के ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कम से कम आपका पैसा लगे रैम के ऊपर और जो बाकी जो पैसा बचे वो आप स्टोरेज में लगाना चाहते हो, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन हीटसिंक रैम बाय कर लो। वही अगर मैं नॉन हीटसिंक रैम के प्राइस के बारे में बात करूं, अगर आप सिंगल स्टिक 8 GB DDR4 में 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम बाय करते हो तो वो आपको 3500 रुपए तक में मिल जाएगी। तो अगर आप 16 GB रैम बाय करते हो तब आपको वो 7000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा। बाकी बचा जो 3000 है वो आप अपने स्टोरेज में लगा देना पैसा। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर मैं स्टोरेज कितने जीबी यूज करने वाला हूँ। तो इस पीसी के अंदर मैं 512 GB की NVMe Gen 3 SSD यूज करने वाला हूँ। अगर आप Gen 4 लेने जाओगे तब तो आपको और भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, सो बेटर है कि आप Gen 3 SSD के साथ में जाओ। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर मैं ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज करने वाला हूँ। तो इस पीसी के अंदर मैं ग्राफिक कार्ड यूज करने वाला हूँ सेकंड हैंड में गीगाबाइट का RTX 3070 Ti। अब आप लोग सेकंड हैंड नाम सुन के भागना मत, मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये ग्राफिक कार्ड मैंने कहां से बाय किया, तो आप लोग भी यही ग्राफिक कार्ड वहां से आप बाय कर सकते हो। बाकी इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हमें 8 GB VRAM देखने को मिलता है जो कि 1440p गेमिंग करवाने का कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन आज के लेटेस्ट ट्रिपल ए गेम्स को 1440p में खेलने के लिए मोर देन इनफ नहीं है, बट फिर भी आप ऑप्टिमाइज करके 1440p में खेल सकते हो। अब बात करते हैं उनके बारे में जो लोग सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई पूरा मेरा पीसी नया हो, कुछ सेकंड हैंड नहीं हो, तो मैं आपको ग्राफिक कार्ड रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बाय कर लो न्यू में RX 7600। वही अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस के बारे में बात करूं, अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हो तब यही सेम ग्राफिक कार्ड आपको 26,000 में देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को ऑनलाइन मार्केट से परचेज करते हो तब यही सेम ग्राफिक कार्ड आपको 29,000 तक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये RX 7600 एक 1080p गेमिंग कार्ड है, मतलब आप इस ग्राफिक कार्ड पर लेटेस्ट ट्रिपल गेम्स 1080p हाई और अल्ट्रा प्रीसेट पर गेम्स को खेल पाओगे। तो मैंने जो अपने पीसी के अंदर में ग्राफिक कार्ड यूज किया वो है सेकंड हैंड में RTX 3070 Ti और ये ग्राफिक कार्ड एक पावर हंग्री ग्राफिक कार्ड है। इट मीन इसको पावर सप्लाई तगड़ी चाहिए। तो इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए हमें मिनिमम 750 वाट की पावर सप्लाई चाहिए, वो भी 80+ ब्रॉन्ज या फिर 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन तो होना जरूरी ही है। तो मैं आपको पावर सप्लाई रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बाय कर लो डीप कूल का PL750D 750 वाट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई। वही अगर मैं इस पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये पावर सप्लाई आपको 5,500 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप RX 7600 जैसा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 550 वाट का पावर सप्लाई ले लो, वो भी 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाली। तो दोनों पावर सप्लाई का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर कैबिनेट कौन सा यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर कैबिनेट यूज हुआ है जेब्रोनिक्स का एर्गो 10 कैबिनेट। वही अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये कैबिनेट आपको 4,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो कोई दूसरा कैबिनेट भी बाय कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट बाय करो। अगर आपका बजट कम है तो आप कम बजट वाला कैबिनेट बाय कर सकते हो, अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा बजट वाला कैबिनेट बाय कर सकते हो। बाकी मैं कुछ बढ़िया कैबिनेट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड भी हो जाता है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं ये कंप्लीट पीसी और ये सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड मैंने कहां से बाय किया है। तो ये कंप्लीट पीसी और सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड मैंने बाय किया गेमर पैराडाइज के शॉप से, और आप इनसे घर बैठे आप अपना पीसी ऑर्डर कर सकते हो ऑल इंडिया में कहीं पर भी। बाकी इनका शॉप भी है दिल्ली में, तो जो ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो तो डायरेक्टली आप इनके शॉप से विजिट करके आप पीसी बाय कर सकते हो। इवन आप चाहो तो इनके शॉप से कस्टम पीसी बिल्ड भी करवा सकते हो, या फिर अगर आपको कोई पीसी का सेपरेट कंपोनेंट बाय करना है तो वो भी आप आराम से बाय कर सकते हो इनके शॉप से। बाकी ये लोग सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड में भी डील करते हैं, तो अगर आपको सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो आप इनसे बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। और इनके शॉप का कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, तो आपको जो कुछ भी बाय करना हो तो आप उनको डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके बाय कर सकते हो। बाकी इनका एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर आपको रोज पीसी की खतरनाक डील्स देखने को मिलती है। सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड हो गया, सेकंड हैंड मॉनिटर हो गया या फिर न्यू मॉनिटर हो गया, वो सबका खतरनाक डील आपको इनके व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इनके व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैंने इस पीसी के ऊपर रन किया है वो है वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और वीडियो एडिटिंग टेस्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ वो है वंडरशेयर का फिल्मोरा 14, और इसके टाइमलाइन पे जो फुटेज है वो 1440p फुटेज है। वही बात करें एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस पीसी के साथ में, तो इस पीसी के साथ में एडिटिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा स्मूथ रहा है। बिल्कुल भी मेरे को टाइमलाइन में लैग वैग देखने को नहीं मिला है, चाहे वीडियो कट करना हो या फिर कोई इफेक्ट लगाना हो तब भी मेरे को कुछ भी लैग देखने को नहीं मिला, सब कुछ स्मूथली हो जा रहा था। इवन मैंने इसके टाइमलाइन के ऊपर मल्टीलेयर का एडिटिंग भी किया तब भी मेरे को ऐसा कुछ लैग देखने को नहीं मिला है। तो ये पीसी आपको 1080p और 1440p लेवल का एडिटिंग आराम से करवा देगा। वहीं अगर आप इस पीसी पर 4K एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो ये पीसी आपको 4K एडिटिंग भी करवा देगा, वो भी बेसिक टू मीडियम लेवल की। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4K एडिट में प्रॉक्सी फाइल बना के एडिट करना, तब आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूथ रहेगा। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैंने रन किया वो है माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट को मैंने शेडर्स के साथ में रन किया है। वही बात करूँ इस गेम को मैंने कौन से रेजोल्यूशन पे रन किया है, तो इस गेम को मैंने रन किया 1440p पर। और यार गेम को 1440p पे रन करने के बाद भी हमें 150+ FPS देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर में लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया वैलोरेंट, और इस गेम को मैंने रन किया 1440p हाई ग्राफिक प्रीसेट पर। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 316 के 400 के बीच में
FPS देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इस पीसी पर वैलोरेंट जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो, वो भी अच्छे खासे FPS के साथ में। एंड देन मैंने नेक्स्ट गेम रन किया GTA 5 एनहांस एडिशन, और इस गेम को मैंने रन किया है 1440p एट वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पर। साथ में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 200 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं और गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर में लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। एंड देन मैंने गेम का ग्राफिक प्रीसेट वेरी हाई से चेंज करके मैक्सिमम RT पे कर दिया है। आप एक तरीके से बोल सकते हो ये गेम के मैक्स ग्राफिक प्रीसेट होने वाली है। और यार मैक्सिमम रे ट्रेसिंग इनेबल करने के बाद हमारी गेम का रिफ्लेक्शन और भी तगड़ा हो चुका है। वही बात करें मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पर हमें आराम से 120 FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी मैक्सिमम RT इनेबल करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर में लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अब तक तो मैं इस पीसी पर हल्के फुल्के गेम टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है इस पीसी का रियल परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। मतलब मैं इस पीसी के ऊपर लेटेस्ट ट्रिपल ए गेम्स रन करने वाला हूँ और देखने वाले कि लेटेस्ट ट्रिपल ए गेम्स में हमारा पीसी कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो जो सबसे पहला लेटेस्ट ट्रिपल ए गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है फोर्जा होराइजन 6, और ये गेम बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला है। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1440p एट हाई ग्राफिक प्रीसेट पर। साथ में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 100 के आसपास में FPS देखने को मिल रहे हैं। और गेम प्ले भी हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर में लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप फील नहीं हो रहा है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक प्रीसेट हाई से चेंज करके अल्ट्रा पे कर दिया है और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 70 से लेके 80 के बीच में FPS देखने को मिल रहा है। और अभी भी हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है। एंड देन मैंने इसका ग्राफिक प्रीसेट अल्ट्रा से चेंज करके एक्सट्रीम पे कर दिया है और ये गेम की मैक्स ग्राफिक प्रीसेट होने वाली है, वो भी बिना रे ट्रेसिंग के। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर भी हमें 70 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं और स्टिल हमें कोई गेम के अंदर में लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। एंड देन मैंने गेम के अंदर में रे ट्रेसिंग को भी इनेबल कर दिया है, वो भी अल्ट्रा रे ट्रेसिंग पर। और अल्ट्रा RT पर हमें आराम से 60 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं एंड स्टिल हमें गेम के अंदर में बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अब गेम की रिफ्लेक्शन और शैडो और भी ज्यादा रियल हो चुकी है, आप लोग खुद देख सकते हो। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया ब्लैक मिथ वुकोंग, और ये गेम भी बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाली है। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1440p एट हाई ग्राफिक प्रीसेट पर। साथ में मैंने सुपर रेजोल्यूशन को 70% पे सेट कर दिया है और सुपर रेजोल्यूशन सैंपलिंग को मैंने DLSS पे सेट कर दिया है। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 70 से लेकर 80 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम के अंदर में बिल्कुल भी मेरे को लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, गेम प्ले हमारा बिल्कुल स्मूथ है। बाकी यार ग्राफिक्स इस गेम का कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। और लगे हाथ ये भी देख लेते हैं फाइट के टाइम पर हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार फाइट के टाइम पर भी हमें आराम से 70 से लेकर 80 के बीच में FPS देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स हाई से चेंज करके वेरी हाई पे कर दिया है और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 40 से लेकर 50 के बीच में FPS देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हमारा गेम उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। देन मैंने डिसाइड किया कि सुपर रेजोल्यूशन सैंपलिंग को DLSS से चेंज करके FSR से कर देते हैं और अब हमें फ्रेम जनरेशन इनेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैंने फ्रेम जनरेशन को ऑटो पे सेट कर दिया है और अब हमें उसी सेम वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पर 70 से लेकर 80 के बीच में FPS देखने को मिल रहा है। और हमारा गेम प्ले भी बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ हो चुका है। बाकी हमें RTX 30 सीरीज में DLSS के अंदर में फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको RTX 40 या फिर 50 सीरीज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप DLSS के बदले FSR पे सेट करते हो तब आपको फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। भले ही आपको FPS थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा FSR में, लेकिन जो क्वालिटी आपको DLSS में मिल जाएगी वो क्वालिटी आपको FSR में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं किन लोगों को ये पीसी बाय करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको इस पीसी पर 1080p और 1440p लेवल का एडिटिंग करना है तब आप इस पीसी के साथ में जा सकते हो। वहीं अगर आप इस पीसी पर हैवी आफ्टर इफेक्ट या फिर VFX यूज करने का सोच रहे हो तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी ये पीसी आपको 1080p और 1440p लेवल का गेमिंग आराम से करवा देगा। तो यार यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स लेफ्ट है। तो यार अगर न्यू यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।